मुगल साम्राज्य के इतिहास को जब भी हम खंगालते हैं तो एक नाम ऐसा आता है जो सच कहूं तो रहस्यों और भारी विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ वो एक बेहद सख्त और न्यायप्रिय सम्राट थे, तो दूसरी तरफ कला और साहित्य के एकदम दीवाने। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल को। चलिए बिना किसी देरी के उनके जीवन और उन घटनाओं के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं जिन्होंने भारत के भविष्य को आकार दिया। आज की इस चर्चा को हम मुख्य रूप से इन 6 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। उनके जीवन और परिवार से लेकर न्याय की नीतियां, उनके युद्ध, यूरोपियों का आगमन, कला और अंत में उनकी विरासत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, यानी साम्राज्य के उस भव्य ताज के पीछे छिपे इंसान की। तो शुरुआत होती है 30 अगस्त 1569 से। इसी दिन जन्म हुआ था सलीम का, जिन्हें दुनिया आगे चलकर सम्राट जहांगीर के नाम से जानने वाली थी। इनकी माता थी मरियम उस जमानी, जिन्हें हम आमतौर पर हरकूबाई या जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। शुरुआती दिनों की बात करें तो उनकी 2 प्रमुख पत्नियां थीं, मानबाई और जगत गोसाई। और देखिए, यहीं से उनके जीवन की एक बहुत ही जटिल और व्यक्तिगत त्रासदी की शुरुआत होती है। अब जरा इस भारी विरोधाभास को समझने की कोशिश कीजिए। एक सम्राट के तौर पर जहांगीर ने पूरे राज्य में शराब और हर तरह के नशे पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी, एकदम सख्त आदेश। लेकिन उनकी अपनी निजी जिंदगी की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उन्हें खुद शराब की इतनी भयंकर लत थी कि ये उनके ही परिवार के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी बन गई। उनकी पत्नी जगत गुसाई उनकी इस आदत से इतनी ज्यादा परेशान और दुखी हो गई थी कि उन्होंने इसी वजह से आत्महत्या तक कर ली। सोचिए, ये घटना उनके एक कड़े शासक और अंदर से कमजोर इंसान होने के दोहरे चरित्र को कितने स्पष्ट रूप से दिखाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां हम देखेंगे उनके उस रूप को जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते थे, एक सख्त न्यायाधीश। आगरा के किले में न्याय का एक बहुत ही अनोखा प्रतीक हुआ करता था, न्याय की सोने की जंजीर, जिसे जंजीरे अदल भी कहा जाता था। इस जंजीर में कुल 12 घंटियां लगी थीं। नियम बड़ा सीधा था, कोई भी फरियादी इसे बजाकर सीधे सम्राट से न्याय मांग सकता था। वो न्याय को लेकर इतने अडिग और सख्त थे कि उनके यहाँ अपराधियों के नाक कान काटने और घर की पूरी संपत्ति कुर्क करने तक के बेहद कठोर आदेश लागू थे। मतलब न्याय के प्रति उनका जो खौफनाक समर्पण था ना, वो वाकई अचंभित कर देने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका शासन सिर्फ कठोर सजाओं तक ही सीमित था। उनके कुछ शाही फरमान तो सच में काफी अनोखे थे। जैसे उन्होंने रविवार और गुरुवार के दिन पशु हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा रखी थी। कारण, रविवार को उनके पिता अकबर का जन्मदिन होता था और गुरुवार को खुद जहांगीर का अपना राज्याभिषेक हुआ था। हालांकि बकरीद के दिन इसमें छूट दी गई थी। इसके अलावा अगर धार्मिक नजरिए से देखें तो वे काफी हद तक सहिष्णु भी थे। उन्होंने खुद रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, अपनी कलाई पर बाकायदा राखी बंधवाई, और एक सबसे दिलचस्प बात बताऊं, उन्होंने दिवाली के दिन जुआ खेलने की आधिकारिक इजाजत भी दे रखी थी। है ना कमाल की बात। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे अहम होता है, युद्ध भूमि और विद्रोह। आखिर कोई भी मुगल साम्राज्य सिर्फ न्याय या फरमानों से तो चलता नहीं है ना? सीमाओं का विस्तार भी बहुत जरूरी था। 1615 का साल उनके लिए अहम था, जब उन्होंने चित्तौड़ अभियान पूरा किया। राजा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार कर ली, लेकिन उन्हें इस बात की इतनी गहरी आत्मग्लानि हुई कि वो अपना सिंहासन अपने बेटे करण सिंह को सौंपकर खुद वनवास चले गए। इसके ठीक 1 साल बाद 1616 में जहांगीर के बेटे खुर्रम ने दक्षिण भारत में अहमदनगर को फतेह किया, और इसी शानदार जीत के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की मशहूर उपाधि दी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1622 में एक बहुत बड़ा झटका लगा। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला कंधार मुगलों के हाथ से हमेशा हमेशा के लिए फिसल गया। इन सैन्य अभियानों के साथ साथ अगर हम थोड़ा पीछे 1606 में जाएं, तो एक बेहद गंभीर और दुखद राजनीतिक घटना देखने को मिलती है। हुआ यूं था कि जहांगीर के अपने ही बेटे खुसरो ने मान सिंह के साथ मिलकर पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और इस विद्रोह में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो की सहायता की थी। अब जहांगीर, जो राजद्रोह के मामलों में कतई बर्दाश्त नहीं करता था, उसका रवैया यहां बेहद कठोर रहा। उसने गुरु अर्जुन देव जी को फांसी की सजा दे दी। ये घटना उस दौर की क्रूर और जटिल राजनीतिक वास्तविकताओं को एकदम साफ कर देती है। इन बड़े सैन्य अभियानों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य अक्सर छिप जाता है। अहमदनगर का वो शासक मलिक अंबर, जिसे शाहजहां ने हराया था, उसने प्रशासनिक तौर पर एक बहुत ही शानदार काम किया था।
ये एक बड़ी विडंबना देखिए कि एक मुगल विरोधी कमांडर में दक्षिण में मुगलों की ही यानी टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को बेहद सफलतापूर्वक लागू कर दिया था। मतलब दुश्मन की ही व्यवस्था का इस्तेमाल करके अपना प्रशासन मजबूत किया। चलिए अब रुख करते हैं चौथे भाग का, जो आने वाले समय के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, यूरोपीय यात्रियों का आगमन। मुगल दरबार का ये वो समय था जब यूरोपीय यात्रियों का आना जाना काफी तेज हो गया था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर दरबार में आया। अब यहाँ एक बहुत ही हास्यप्रद बात सुनिए। हॉकिंस जो पत्र लेकर आया था ना, वो असल में अकबर के नाम का था, जिनकी तब तक मृत्यु हो चुकी थी। खैर, हॉकिंस ने दरबार में फर्राटेदार फारसी में बात करके जहांगीर को इतना इम्प्रेस किया कि जहांगीर ने उसे इंग्लिश खां की उपाधि ही दे डाली। इनके अलावा फ्रांसिस्को पैलेसर्ट जैसे डच यात्री और विलियम फिंच तथा एडवर्ड टेरी ने भी इस काल का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन व्यापारिक मोर्चे पर असली बदलाव आया 1615 में, जब सर थॉमस रो दरबार में आए। जहांगीर ने पहली बार थॉमस रो को ही व्यापारिक छूट दी थी और देखा जाए तो इसी कदम ने भारत में ब्रिटिश व्यापार की नींव रखी। एक और बहुत ही रोचक तथ्य है, आज भारत में हम जो तंबाकू की खेती देखते हैं ना, उसकी शुरुआत जहांगीर के समय में ही पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, जिस सम्राट ने हर तरह के नशे पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी, उसी के शासनकाल में तंबाकू की खेती की शुरुआत हो रही थी। अब आते हैं पांचवें और शायद उनके सबसे खूबसूरत पहलू पर, कला और संस्कृति का स्वर्ण युग। इन सब कड़े फैसलों और युद्धों के इतर जहांगीर के भीतर एक बहुत गहरा आशिक और एक संवेदनशील कवि भी बसता था। 1615 में उन्होंने लाहौर में अपनी प्रेयसी अनारकली के लिए एक बेहद खूबसूरत कब्र बनवाई थी, और उस कब्र पर जो अभिलेख उन्होंने लिखवाया है, जरा उसकी गहराई सुनिए। उन्होंने लिखवाया, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। ये पंक्तियां एक सम्राट के उस दिल को दिखाती हैं जो बेइंतहा मोहब्बत करना जानता था। और सिर्फ कविताएं ही नहीं, चित्रकला को लेकर उनका जुनून तो एक अलग ही स्तर पर था। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में बड़े गर्व के साथ एक बात लिखी है। वो कहते थे कि अगर किसी भी पेंटिंग को उनके सामने लाया जाए तो वो तुरंत बता सकते हैं कि इसे किस चित्रकार ने बनाया है। यहाँ तक कि अगर किसी चेहरे की आंख किसी एक चित्रकार ने बनाई हो और भौं किसी दूसरे ने, तो भी वो तुरंत पहचान सकते थे कि आंख किसकी कलाकारी है और भौं किसकी। उनकी इसी अचूक और पारखी नसर की वजह से ही उनके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन सबके अलावा उनके दौर के सांस्कृतिक मील के पत्थर सच में अद्भुत हैं। वे खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने फारसी में अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की थी, जिसे बाद में मोतविंद खां ने पूरा किया था। आपको पता है, महान कवि सूरदास ने उनके ही संरक्षण में मशहूर सूर सागर की रचना की थी। यही नहीं, ऐतिहासिक धरोहरों जैसे अशोक के कौशांबी अभिलेख और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर ने बाकायदा अपने लेख भी लिखवाए थे। और हाँ, उस समय उन्होंने एक नया फैशन भी शुरू किया था, जहां पुरुषों का कान छिदवाकर कीमती रत्न पहनना एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, साम्राज्य का ढलान और उनके अंतिम वर्ष। हर कहानी का एक अंत होता है। 1627 का साल मुगल सत्ता के लिए एक गहरे संकट का साल बनकर आया। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि आप हैरान रह जाएंगे। जिस बेटे को उन्होंने खुद शाहजहां की उपाधि दी थी, उसी ने लाहौर में उनके खिलाफ बगावत कर दी। जब जहांगीर और नूरजहां इस विद्रोह को दबाने निकले तो उनके अपने ही भरोसेमंद सेनापति महावत खान ने उन्हें धोखा देकर बंदी बना लिया। हालांकि नूरजहां की शानदार कूटनीति के चलते वे जल्द ही इस कैद से आज़ाद तो हो गए, लेकिन इस भारी उथल-पुथल ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था और आखिरकार लाहौर के शहादरा में जहांगीर ने अपनी अंतिम सांस ली।